आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो हरियाणा के पानीपत शहर में 2017 में घटी थी। यह कहानी न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि यह भी दिखाती है कि प्यार और सामाजिक दबाव में लिए गए गलत फैसले कितने भयानक परिणाम ला सकते हैं। यह है सिमरन हत्याकांड की कहानी जो गौशाला मंदिर में शुरू हुई और शिमला में इसका खुलासा हुआ। यह कहानी एक निर्दोष लड़की की हत्या, एक साजिश और एक ऐसी सच्चाई की है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। बात है 5 सितंबर 2017 की। गौशाला मंदिर पानीपत शहर में जीटी रोड पर एक प्रसिद्ध गौशाला मंदिर है। इस मंदिर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो मंदिर की देखभाल करने वाले व्यक्ति के रहने के लिए है। 5 सितंबर 2017 की शाम करीब 7 बजे मंदिर का रखवाला वहां पहुंचता है। जैसे ही वह कमरे की लाइट जलाता है, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा तेजाब से इतना जला हुआ था कि उसकी शिनाख्त करना लगभग असंभव था। घबराया हुआ रखवाला तुरंत पानीपत पुलिस को सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि लड़की की पहले हत्या की गई और फिर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। वहां एक मोबाइल, एक आधार कार्ड और एक कॉलेज का पहचान पत्र पड़ा था। पहचान पत्र पर लिखा था कि मृत लड़की का नाम ज्योति है, जो बराना इलाके की रहने वाली है और आर्य कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। पुलिस तुरंत ज्योति के परिवार को मोबाइल के जरिए संपर्क करती है और उन्हें गौशाला मंदिर में मिली लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाती है। ज्योति के घरवाले दौड़े दौड़े पुलिस थाने पहुंचते हैं। वहां लाश के कपड़े, मोबाइल और पहचान पत्र देखकर वे रोते हुए पुष्टि करते हैं कि यह उनकी बेटी ज्योति है जो आर्य कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। 6 सितंबर 2017 अगले दिन यानी 6 सितंबर 2017 को ज्योति की लाश उसके परिवार को सौंप दी जाती है। परिवार दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार कर देता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी जो इस मामले में और सुराग दे सकती थी। लेकिन उसी दिन शाम करीब 7 बजे एक और चौंकाने वाली घटना होती है। एक व्यक्ति पानीपत पुलिस थाने में आता है और बताता है कि उसकी बेटी सिमरन पिछले 48 घंटों से लापता है। वह बताता है कि सिमरन आर्य कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने 5 सितंबर की सुबह कॉलेज जाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वह पूरे दिन घर नहीं लौटी और अब 6 सितंबर की शाम तक भी उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस के लिए यह मामला अब और पेचीदा हो जाता है। एक तरफ आर्य कॉलेज की एक छात्रा ज्योति की लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसी कॉलेज की एक अन्य छात्रा सिमरन लापता थी। पुलिस को शक होता है कि इन दोनों मामलों में कोई गहरा संबंध हो सकता है। वे सिमरन की गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हैं और दोनों मामलों की जांच को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन यानी 7 सितंबर 2017 को पुलिस आर्य कॉलेज पहुंचती है। वहां ज्योति और सिमरन के सहपाठियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाती है। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आता है, कृष्ण कुमार। सहपाठियों ने बताया कि ज्योति का एक प्रेमी था जिसका नाम कृष्ण कुमार था। वह आर्य कॉलेज में नहीं पढ़ता था बल्कि एसडी कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था। लेकिन वह अक्सर ज्योति से मिलने आर्य कॉलेज आया करता था। कुछ सहपाठियों ने यह भी खुलासा किया कि कुछ दिन पहले ज्योति और कृष्ण कुमार को सिमरन के साथ भी देखा गया था, जो अब लापता थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग थी। पुलिस तुरंत कृष्ण कुमार को मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू करती है। जब पुलिस उसके घर और पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि 5 सितंबर की सुबह से ही कृष्ण कुमार गायब है। उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। पुलिस को अब यकीन हो जाता है कि इस मामले में कृष्ण कुमार का कोई बड़ा रोल है। पुलिस ज्योति, सिमरन और कृष्ण कुमार के मोबाइल नंबरों की जांच शुरू करती है। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ज्योति और कृष्ण कुमार घंटों तक एक दूसरे से बात करते थे, जो यह साबित करता था कि वे प्रेमी प्रेमिका थे। इसके अलावा
सिमरन का नंबर भी कृष्ण कुमार के पास था और वह उससे भी बात करता था। कॉलेज के दोस्तों ने भी पुष्टि की कि सिमरन और कृष्ण कुमार आपस में दोस्त थे। जांच के दौरान एक और नाम सामने आता है, मंजीत। मंजीत सिमरन का प्रेमी था। पुलिस तुरंत मंजीत से पूछताछ के लिए उसके घर पहुंचती है, जहां वह आसानी से मिल जाता है। मंजीत बताता है कि 5 सितंबर 2017 को कृष्ण कुमार ने उसे और सिमरन को फोन करके गौशाला मंदिर में बुलाया था। उसने कहा था कि वहां बैठकर किसी योजना पर बात करनी है। लेकिन मंजीत किसी कारणवश उस दिन मंदिर नहीं जा पाया। उसने यह भी बताया कि सिमरन जरूर वहां गई थी और ज्योति भी उसके साथ थी। अब पुलिस को लगने लगा कि इस मामले में कुछ गहरा राज छिपा है। शुरू में पुलिस को शक था कि शायद कृष्ण कुमार ने ज्योति की हत्या की और सिमरन, जो मंजीत की प्रेमिका थी, उसके साथ भाग गया। लेकिन सिमरन की गुमशुदगी और मंजीत का बयान इस कहानी को और उलझा रहा था। पुलिस ने कृष्ण कुमार के मोबाइल को सर्वेलेंस पर रखा ताकि उसका कोई सुराग मिल सके। 10 सितंबर को पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। कृष्ण कुमार का मोबाइल कुछ देर के लिए चालू होता है और उसकी लोकेशन शिमला में मिलती है। पुलिस तुरंत एक टीम शिमला भेजती है। उनके पास ज्योति, सिमरन और कृष्ण कुमार की तस्वीरें थीं। पुलिस इन तस्वीरों के साथ शिमला के होटलों में जांच शुरू करती है। शिमला के रॉयल होटल में एक कर्मचारी कृष्ण कुमार को पहचान लेता है। वह बताता है कि कृष्ण कुमार पिछले 2 दिनों से उनके होटल में ठहरा हुआ है। पुलिस उस कमरे तक पहुंचती है जहां कृष्ण कुमार रुका था। जब पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो कृष्ण कुमार दरवाजा खोलता है। पुलिस को देखकर वह घबरा जाता है। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब उसके पीछे एक लड़की बाहर आती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति थी, वही ज्योति जिसकी लाश 5 सितंबर को गौशाला मंदिर में मिली थी। पुलिस पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती है। वे समझ नहीं पाते कि अगर ज्योति जिंदा है तो मंदिर में मिली लाश किसकी थी। पुलिस ज्योति और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर हरियाणा लाती है। पूछताछ में सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। ज्योति और कृष्ण कुमार कई सालों से प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन उनके परिवारों ने अंतर्जातीय होने के कारण इस शादी को साफ मना कर दिया। दोनों ने फैसला किया कि वे कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे वे हमेशा के लिए साथ रह सकें। उनके दिमाग में एक खौफनाक योजना आई। उन्होंने किसी फिल्म में देखा था कि अगर वे अपनी मौत का नाटक रच दें तो उनके परिवार उन्हें ढूंढना बंद कर देंगे और वे किसी दूसरे शहर में नया जीवन शुरू कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी लड़की और लड़के की तलाश शुरू की जो कदकाठी में उनके जैसे हों। ज्योति ने अपनी सहपाठी सिमरन से दोस्ती की, जो कदकाठी में उससे मिलती जुलती थी। वहीं कृष्ण कुमार ने मंजीत से दोस्ती की, जो उससे शारीरिक रूप से मिलता जुलता था। उनका प्लान था कि वे सिमरन और मंजीत की हत्या करेंगे, उनके चेहरों को तेजाब से जला देंगे ताकि उनकी शिनाख्त न हो और फिर सबको लगेगा कि ज्योति और कृष्ण कुमार मर चुके हैं। इसके बाद वे किसी और शहर में जाकर नया जीवन शुरू करेंगे। 5 सितंबर 2017 को ज्योति और कृष्ण कुमार ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। कृष्ण कुमार ने मंजीत को फोन करके गौशाला मंदिर में बुलाया। वहीं ज्योति ने सिमरन को फोन करके मंदिर में बुलाया। सिमरन, जो मासूम थी और उसे इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था, मंदिर पहुंच गई। लेकिन मंजीत किसी कारणवश वहां नहीं आया। जब सिमरन मंदिर पहुंची तो ज्योति और कृष्ण कुमार ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर दी। सिमरन बेहोश हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी पहचान मिटा दी। ज्योति ने अपने कपड़े सिमरन को पहनाए, अपना मोबाइल, आधार कार्ड और कॉलेज का पहचान पत्र वहां छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि मृत लड़की ज्योति है। मंजीत के न आने से दोनों घबरा गए। उनका प्लान आधा अधूरा रह गया और वे तुरंत वहां से भाग गए। वे शिमला पहुंच गए और वहां एक मंदिर में शादी भी कर ली। कुछ खबरों के अनुसार वे वहां हनीमून मना रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। शिमला में उनकी गिरफ्तारी के बाद सारा सच सामने आ गया। गौशाला मंदिर में मिली लाश ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की थी, जो 48 घंटों से लापता थी।
सिमरन के पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी और अब पुलिस को सारी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस ने सबूतों और गवाहों के आधार पर मामला कोर्ट में पेश किया। चार्जशीट दाखिल की गई और केस की सुनवाई शुरू हुई। यह मामला 2017 का था और 2020 में जब फैसला आने वाला था तब कृष्ण कुमार की जेल में टीबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। ज्योति भी जेल में थी और 2023 में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। ज्योति और कृष्ण कुमार को लगता था कि उनकी यह साजिश उन्हें हमेशा के लिए एक साथ रखेगी, लेकिन उनकी इस खौफनाक योजना ने एक निर्दोष लड़की सिमरन की जान ले ली। मंजीत की किस्मत अच्छी थी कि वह उस दिन मंदिर नहीं गया, वरना वह भी इस साजिश का शिकार हो सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सामाजिक दबाव में सही और गलत का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। गलत रास्ते चुनने का अंजाम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सिमरन का कोई कसूर नहीं था, फिर भी वह इस साजिश में फंस गई। मंजीत आज जिंदा है, लेकिन सिमरन की हत्या ने कई परिवारों को तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।